हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉडर्न पी ज्ञान कोश। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? what is a hypothesis? what are the steps to create an effective hypothesis? और hypothesis की क्या टाइप्स होती हैं, कितनी प्रकार की टाइप्स होती हैं और कौन सी hypothesis अच्छी होती है जो रिसर्च वर्क में हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ाई करने जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो मेरे को फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स इसके बना के रखे हुए हैं और उन्हीं शॉर्ट नोट्स की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ विद इन लिमिटेड टाइम में, है ना। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए कि किसी ज़रूरतमंद जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है और उसको कोई सब टॉपिक्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं वो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाई करवाते हैं, आप उनको भी फॉलो करिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे भी ज़रूर फॉलो करिए। मैं एक एज अ स्टार्टअप मेरा जो है ये एज एन यूट्यूबर, एक कंटेंट क्रिएटर, फिजिकल एजुकेशन को मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी से आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ हाइपोथेसिस। कोई लोग इसे हिपोथेसिस भी कहते हैं, कोई हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, आप उसे किस तरह से डील करते हैं। बट वो होती क्या है? व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? देखिए, हाइपोथेसिस जो है एक जजमेंट होती है, एक ऐसा गैस होता है जिसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं ना, जिसे हमने बताते हैं कि भाई आज क्या होगा, आज का मैच कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या दूसरी कोई कंट्री जीतेगी, क्या आज बारिश होगी कि नहीं होगी। इस प्रकार की जो एक प्रिडिक्शंस हो रही हैं, कोई एजम्पशंस हम लगा रहे हैं, दीज आर नोन एज हाइपोथेसिस। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है हाइपोथेसिस में और जर्नल प्रेडिक्शन में क्या डिफरेंस होता है कि जो हाइपोथेसिस है ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि क्या आने जा रहा है, क्या होगा। एक्सपेक्टेशंस, ये ऊपर एन डालता हूं, इसका ION है, शॉर्ट कर देता हूं मैं इसको। इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस या फिर प्रेडिक्शंस। एक्सपेक्टेशंस या फिर प्रेडिक्शंस, लेकिन किसके ऊपर होता है? दैट इज टेस्टेड बाय द रिसर्चर। नेचुरली है, अंडरस्टूड है कि एक रिसर्च वर्क है जो एक रिसर्चर लिख रहा है और रिसर्चर ने ही टेस्ट करनी है हाइपोथेसिस को। तो ये एक पहली डेफिनेशन बन जाती है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस और द प्रेडिक्शंस दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाय द रिसर्चर। ठीक है, इसका बाद आप एक चीज इसमें लिख सकते हैं, ये वो एजम्पशंस होती हैं जिसे हम कभी तुक्के पे नहीं बनाते। हाइपोथेसिस को कभी तुक्के पे नहीं डाला जाता कि भाई हो जाएगा, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वो एजम्पशंस होती हैं जिन्हें हम एविडेंसेस के बेस पे बनाते हैं, जिन्हें हम सबूतों के बेस पे बनाते हैं। सो दीज आर द एजम्पशंस, दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस। किसके बेस पे होती हैं? एविडेंसेस के बेस पे। हाइपोथेसिस हमेशा सबूतों के बेस पे बनाई जाती है। जब मैं आपको अभी स्टेप बताऊंगा तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह एविडेंसेस का मतलब कहाँ से वो एविडेंसेस आपने इकट्ठे करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपने एक चीज रखनी है कि जो हाइपोथेसिस है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, जो रिसर्च का इन्वेस्टिगेट करते हैं जब हम, उसका इनिशियल पॉइंट होता है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है ये। तो आप इसे कह सकते हो इट इज एन इनिशियल पॉइंट। इट इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। किसी भी प्रकार की अगर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है एक रिसर्च वर्क में, जिससे हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को इनटू प्रेडिक्शंस कि वो क्या वो जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है उसको हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो हाइपोथेसिस हमेशा बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं और बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब उसी के रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बात कर रहे हैं बारिश के बारे में और बारिश की जगह जगह हम कहते हैं कि वाह जी तो वो देखो पार्क का मैच रहा जी, बारिश के बारे में बात कर रहे हो तो बारिश के बारे में ही बात करें। मतलब बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए और
क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं हाइपोथेसिस के बारे में, कि जो हाइपोथेसिस है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशंस की, जिसे एक रिसर्चर टेस्ट करता है। उसके बाद ये वो एविडेंसेस हैं, ये वो एजम्पशंस हैं जो किसी एविडेंसेस के बेस पे, किसी सबूतों के बेस पे बनाई जाती है। और किसी भी रिसर्च वर्क में, किसी भी रिसर्च वर्क के इन्वेस्टिगेशन में ये उसका इनिशियल पॉइंट होता है। और इस हाइपोथेसिस हमेशा क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव हाइपोथेसिस। हमें वो देखना है, स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? जनरली आपको मैं कहूंगा आपने 6 स्टेप्स को याद रखना है। कितने स्टेप्स? 6 स्टेप्स को आप याद कर लें। कौन कौन से स्टेप्स हैं? जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप, किसी भी रिसर्च वर्क में कुछ भी आप काम कर ले, सबसे पहला रिसर्च का स्टेप हमेशा यही रहेगा, सब में कॉमन रहेगा, और वो ये रहेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, कि आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है रिसर्च वर्क में, क्या प्रॉब्लम आपको मिल रही है जिसको आप चाहते हो कि उसका हल आपको मिले, सोसाइटी को भी मिले, लोगों को भी बेनिफिट हो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दी रिसर्च प्रॉब्लम। एक बार अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, उस टॉपिक को चूज करने के बाद सेकंड स्टेप रहेगा कि आपने लिटरेचर को रिव्यू करना है, आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं उसके बारे में, क्या किसी ने उसके पहले स्टडी, आपसे पहले स्टडी कर रखी है उसके बारे में। मतलब आपने क्या करना है? रिव्यू करना है, रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। मैंने पीछे वेरिएबल्स पढ़ाए थे, जब वेरिएबल्स मैंने पढ़ाए थे उसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। आप देखिएगा उस जरूर एक बारी उस वीडियो को भी, आपको पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। और इसका एक अलग से भी अगर आपको टॉपिक चाहिए होगा कि लिटरेचर रिव्यू होता कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। हल्का हल्का सा मैं बता देता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन दे देता है कि रिसर्च वर्क को कंडक्ट कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है, कैसे सैंपल यूज़ किया जाता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। तो ये एक तरह का हमें एक आइडिया दे देता है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो इस बारे में अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इस बारे में एक अच्छा सा टॉपिक आपको बना के बताऊँगा। जब आपका लिटरेचर रिव्यू बन जाता है, देन आपको फॉर्मुलेट करनी पड़ती है एक हाइपोथेसिस को, जो कि टेस्टेबल हो और जो बिल्कुल क्लियर हो। तो आप कह सकते हो कि थर्ड स्टेप क्या है? फॉर्मुलेट ए क्लियर एंड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस आपको टेस्ट करनी है, ठीक है। हाइपोथेसिस को आपको सेलेक्ट करना है, एक फॉर्मुलेट करना है, उन्हीं लिटरेचर रिव्यू को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान देते हुए कि क्या क्या आपने कितना लिटरेचर रिव्यू किया आपके प्रॉब्लम पे, एक हाइपोथेसिस को फ्रेम कर दो। जब फॉर्मुलेट कर दोगे रिसर्च हाइपोथेसिस को, फिर आपने ध्यान रखना, आपने एक हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है, आपने वहां पे स्टेट करना है, और वो हाइपोथेसिस होगी नल हाइपोथेसिस। स्टेट दी नल हाइपोथेसिस। अभी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जब मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और हमें क्यों नल हाइपोथेसिस को ही लेना होता है, बाकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्यों नहीं लेते हैं। टू हैव द नल हाइपोथेसिस। ओके, ये चीज ध्यान रखना। आप फिलहाल अभी आप जो है इस स्टेप्स को याद कर लो, लिख लो कि क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला आइडेंटिफाई हो गया, रिव्यू हो गया, फॉर्मुलेट हो गया, नल हाइपोथेसिस को स्टेट कर दिया। देन मेन थिंग इज डिफाइन द पॉपुलेशन, डिफाइन द पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब हम इसके सैम्पलिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट, हमारा जब भी कभी सैम्पलिंग का मौका मिलेगा हमें, तो मैं उसमें बताऊंगा कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है और कितनी प्रकार की सैम्पलिंग होती है। तो ये आपने फिलहाल याद रखना कि हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च वर्क कोई छोटा सा नहीं है कि जो आप उसको एक दिन में या एक घंटे में तैयार कर लो। ये काफ़ी मेहनत का होता है, सालों लग जाते हैं लोगों को
लेकिन फिर भी रिसर्च जो है वो समझ में नहीं आती है। होती बहुत सिंपल है, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग इसमें हो जाती है कि हम लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो आप लोग फिलहाल इसको स्टेप्स को याद रखें। एंड द लास्ट स्टेप इज 6 स्टेप। जो आपने ऊपर हाइपोथेसिस बनाई है, ठीक है, या हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपने नल हाइपोथेसिस को स्टेट कर दिया, आपने बता दिया कि कोई रिलेशनशिप नहीं है इन चीज़ों में, पॉपुलेशन को और सैंपल को डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपने एक मेथड यूज़ करना है, एक ऐसा अप्रोप्रिएट मेथड को यूज़ करना है जिससे आप उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे। अल्टरनेटिवली हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें क्या करना है, सेलेक्ट an appropriate method, ठीक है, for testing the hypothesis, for testing the hypothesis। तो these are the steps, ये 6 स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। ये आपने फिलहाल अभी इसको याद करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको अपनी अपनी कॉपीज पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है एग्जाम में कि राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव हाइपोथेसिस। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स, कैसे हैं, उनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक हाइपोथेसिस के एक एग्जांपल में दे लेता हूँ, इसी सभी चीज़ों पे डेफिनेशन और इसमें देखे। अगर हम कहें कि इफ़, ध्यान से समझना है इसको आपको, इफ़ एथलीट फॉलोज cold water shower daily, then their, ये क्या है, then their endurance increases। इंक्रीजेस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे एरो को ऊपर से, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एथलीट जो है वो रोज कोल्ड वाटर का शॉवर ले रहा है, ठंडे पानी का शॉवर लेता है रोज, अब ठंडे पानी के शॉवर लेने से क्या एथलीट का एंड्योरेंस इंक्रीज हो रहा है? तो मैंने ये एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है। अब इसमें अगर हाइपोथेसिस लें, मैंने अगर हाइपोथेसिस देखिए आइडेंटिफाई हो गया रिसर्च प्रॉब्लम, ये एक मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं इसी टॉपिक पे मैं लिटरेचर को रिव्यू करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, पबमेड पे जाऊंगा, और कोई भी ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं, जर्नल्स पढ़ूंगा मैं इसमें, जहाँ जहाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में पता लगेगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि कहाँ गैप आ रहा है, क्या ये इफेक्ट उनकी थीसिस, उनके रिसर्च आर्टिकल्स में कैसा कैसा है। फिर मैं एक अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करूंगा, यानी कि मैं इसमें एक नल हाइपोथेसिस को मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई मेरा जो मैंने टॉपिक लिया है उसमें जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर शावर है, उससे एंड्योरेंस इंक्रीज नहीं हो रही है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन कोल्ड वाटर शावर एंड देयर एंड्योरेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस और रिलेशनशिप। तो यहाँ मैंने हाइपोथेसिस किया। अब उसके बाद मुझे इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले देखूँ मुझे कितने लोगों पर, ये कितने एथलीट पर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, कितनी स्टडी करनी है, उनका सैंपल कहाँ से हुआ, कहाँ से एथलीट पकड़ूंगा, कौन कौन सी गेम के एथलीट पकड़ूंगा। फिर उसके बाद एक मैं मेथड चूज करूंगा जिससे मेरी हाइपोथेसिस को मुझे टेस्ट करना है। तो दिस इज क्लियर एग्जाम्पल, दिस वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल एग्जाम्पल, जिसे मैं आपके ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं क्रिएट करने के, वो मैं इसको बता पाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आप, अगर आपको यहाँ मैं पूछूँ, अगर आपने मेरे पीछे वेरिएबल वाली वीडियो देखी है तो आप क्या मुझे इसमें बता पाएंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, और इसमें पॉपुलेशन क्या है। देखिए पॉपुलेशन तो सिंपल समझ में आ गई कि एथलीट जो है वो पॉपुलेशन होगी, एथलीट जो है वो पॉपुलेशन है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल बताइए जिसको हम देखने के बाद हमारे को रिजल्ट मिल रहा है। हम किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस चीज को ले रहे हैं जिसकी वजह से कोई चीज जो है चेंज हो रही है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल बात हो रही है कोल्ड वाटर के बारे में, है ना, कोल्ड वाटर के बारे में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां बनेगा कोल्ड वाटर शॉवर। कोल्ड वाटर की वजह से क्या चीज इंक्रीज हो रही है, एंड्योरेंस। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है,
एंड्योरेंस। देखिए, तो आप मेरी पीछे डिपेंडेंट और ये वेरिएबल्स वाली वीडियो देखिए, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं या बाकी वाले वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉरी, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से आप हाइपोथेसिस को चुन सकते हैं, हाइपोथेसिस को आप निकाल सकते हैं, ऐसे कौन से सोर्स हैं। एक बार ये है यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि ये जो हाइपोथेसिस है यहाँ से सोर्स आप निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला सोर्स जो है दैट इज कोई ऐसा फिनोमिना या कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए जिनके बीच में कोई रिजेम्बलेंस होती है या फिर कोई सिमिलैरिटी होती है, तो वहां से भी आप एक हाइपोथेसिस को चुन सकते हैं। मान लो कि दो बंदे झगड़ रहे हैं आपस में, है ना, झगड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए वैसे, चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो बंदे झगड़ रहे हैं अगर आपस में, उन दो बंदों में से आप देखो कि भाई गलती किसकी है, किसकी गलती के कारण कौन झगड़ रहा है। अब मतलब रिजेम्बलेंस ऐसी होनी चाहिए जिन्हें दोनों में सिमिलरिटी, दो बंदे लड़ रहे हैं ना, वो बंदों के लड़ने के चक्कर में आप उन दोनों को छोड़ के किसी और के पास भाग जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम कह सकते हैं रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस 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 होनी चाहिए बिटवीन द फिनोमिना। ओके, सेकंड नंबर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हो, ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, लेकिन कहाँ कहाँ से ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, पुराने इवेंट से, पुरानी घटनाओं से, पुरानी स्टडीज से, ठीक है, और आपका जो प्रेजेंट आज का एक्सपीरियंस कैसा है उनको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पास्ट स्टडीज एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। ओके, ये दो सोर्सेज मैंने आपको बताए। तीसरा सोर्स हो सकता है इसमें आपका साइंटिफिक थ्योरीज, जो ऑलरेडी थ्योरीज एस्टेब्लिश्ड हैं, आइंस्टीन थ्योरी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल, मतलब ये सब थ्योरीज जितनी भी हैं, अब इनको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इन थ्योरीज से निकालो क्या इसके कारण ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था। आप इस थ्योरीज के साइंटिफिक थ्योरी से भी आप जो है आपके हाइपोथेसिस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी तो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जर्नल पैटर्न्स, journal patterns that influence the thinking of process of pupil, thinking process of pupil। ठीक, ऐसे ऐसे पैटर्न्स भी आप देख सकते हो जिससे जो लोगों की थिंकिंग है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। जर्नली आप देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात कर ली, 10-12 लोग हैं, वो आपको बोलेंगे अगर आज मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, क्या बारिश हो सकती है, आज नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ बोलते हैं अरे वो पश्चिम साइड से बारिश आ रही है तो शायद उसके बारिश के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उत्तर वाली साइड से आ रही है बारिश नहीं होती। तो इस प्रकार से भी जो है आप एक जर्नल पैटर्न्स निकाल सकते हैं कि लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, वहाँ से भी आप अपनी हाइपोथेसिस को आप निकाल सकते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द हाइपोथेसिस, स्टेप्स टू क्रिएट एन हाइपोथेसिस, और सोर्सेज क्या होते हैं हाइपोथेसिस के। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आप नोट डाउन करने में दिक्कत आ रही है तो मैं वो बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो आप वो सुन के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी क्षमा कर देना, हैंड राइटिंग की वजह से गंदी हैंड राइटिंग है थोड़ी सी। ऐसे राइटिंग अच्छी है मेरी, मैं मतलब अपना तारीफ नहीं कर रहा, बट ये थोड़ी इसमें पेन से लिखने में थोड़ी सी, यहाँ पे ना ये इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसमें टेढ़ा रूढ़ा लिखना पड़ता है, वो तब कि सेट नहीं होता, कभी हाथ नीचे होता, कभी ऊपर होता। चलिए छोड़िए, नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो जो पहली टाइप है जिसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, स्टेप्स में, और वो हाइपोथेसिस का नाम है नल। हमें ना बचपन में नल्ला कहते थे,
जब हम पढ़ते थे ना, मैं क्या नल्ला है यार, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता क्या। तो नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक। सिमिलरली नल का मतलब हो गया नो, है ना, नो मतलब नथिंग और जीरो हम कह सकते हैं। ओके, तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस कहती है there is no relationship or connection between the two variables। दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या कोई भी एसोसिएशन नहीं है, या फिर कोई भी कनेक्शन नहीं है। when there is no relationship or connection between टू वेरिएबल्स, उन्हें हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। देखिए, जो रिसर्च की लैंग्वेज है, रिसर्च की लैंग्वेज में हम नल हाइपोथेसिस को कहते हैं नो इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? नो इफेक्ट। क्योंकि नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब हो गया या जीरो या नथिंग, है ना। तो इसीलिए जो नल हाइपोथेसिस है इसको डिनोट किया जाता है H0 से। H0 बोलो, H0 बोलो, HO बोलो, तो ये जो इसका लिखने का तरीका है नल हाइपोथेसिस को, वो H0 होता है। H0, H0, HO। देखिए, नल हाइपोथेसिस क्या है? ये एक विलन का काम करती है, ठीक है, लेकिन बहुत सही चीज़ है, अच्छी विलन है ये। तो ये विलन का काम करती है जो किसी भी रिसर्च को सच मानने से इनकार कर देती है। ये कहती नहीं है कि कहीं ये सही है, ये सीधा बोलेगी भाई गलत है, ठीक है। और रिसर्चर का काम है, दिस इज द वर्क ऑफ अ रिसर्चर, कि वो इसको हमेशा रॉन्ग प्रूफ करे, हमेशा नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करे, तो जिस पे वो काम कर रहा है, जो उसकी अपनी थ्योरी है, वो सच साबित हो जाए। क्लियर हो गया नल हाइपोथेसिस के बारे में। तो नल हाइपोथेसिस, अभी आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। अगर मैं कहूं कि वेट ट्रेनिंग, जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाकर, ठीक है, वेट ट्रेनिंग अगर हम रेगुलरली वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करें, वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज करें, उससे हमारा जो बास्केटबॉल में वर्टिकल जंप है, कौन सा? वर्टिकल जंप, जब हम लेप मारते हैं, वर्टिकल जंप है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम है, और इस रिसर्च प्रॉब्लम में हमको नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी वर्टिकल जंप एंड वेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब हम यहाँ पर नो रिलेशनशिप शो करेंगे, किसी भी प्रकार का रिलेशन शो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? हम किसको स्टेट कर रहे हैं? हम नल हाइपोथेसिस को स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस है, और जो वेट ट्रेनिंग करता है या वेट ट्रेनिंग नहीं करता है, उससे बास्केटबॉल में वर्टिकल जो जंप करते बच्चे, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दिस इज हाइपोथेसिस। तो समझ में आया नल हाइपोथेसिस क्या होती है? मतलब आप सिंपल से कह सकते हो दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ये क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। दिस इज आवर नेगेटिव स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें रिसर्चर कहता है, रिसर्चर बोलता है उसको डिसप्रूव करनी है ना, गलत प्रूफ करना है उसको, और वो चाहता है कि उसकी अपनी थ्योरी जो है वो सही साबित हो जाए। इसीलिए जो नल हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होती है। दिस इज टेस्टेबल, वेरीफाइएबल एंड रिजेक्टेबल। ओके, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, इसमें एक एग्जांपल और देख लो। अगर हम क्लेम करें, इफ वी क्लेम दैट, कि जो एक फिजियोथेरेपी का जो सेशन है, इसका सेशन, जो एक फिजियोथेरेपी का सेशन है, हैज नो इफेक्ट, सीधा ही बोल देते हैं हम, नो इफेक्ट ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। कि भाई हम लोग फिजियोथेरेपी का यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाते हैं कि वो हमारी मसाज करे, हमारे को
इंजरी से प्रिवेंट करे, तो उससे जो है हमारी ऑन फील्ड की जितनी भी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी। तो हमने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई कोई इफेक्ट ही नहीं है। अगर जब हमने बोल दिया कि इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो वो सिंपल बात है। ये जो नो इफेक्ट वाला सीन था यहाँ पे, नो इफेक्ट का सिनेरियो है, ये बताता है हमें नल हाइपोथेसिस के बारे में। जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं आ रहा, दैट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। दिस इज अ फर्स्ट टाइप। और नल हाइपोथेसिस जो है सबसे एजुकेटिव गेस होती है एक रिसर्च वर्क में, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। उससे पहले आप देखिए सेकेंड टाइप, दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया? दूसरा, उसका अपोजिट क्या हो गया? अगर नल हाइपोथेसिस कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। तो ये क्या बताती है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज ए रिलेशनशिप और कनेक्शन, देयर इज अ रिलेशनशिप और अ कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वो कहती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को हमने H0 से रिप्रेजेंट किया था, इसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं या HA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जहां हम H1 से रिप्रेजेंट करेंगे या HA से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इट कुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया था, अगर हम नल हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च वर्क में यूज करते हैं, देन इट मीन्स वी आर मेकिंग एन एजुकेटिव गेस, हम एक अच्छा और समझदारी वाला गेस ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये एक रिसर्च वर्क में हीरो का काम करती है। जैसे नल हाइपोथेसिस मैंने वो बताया कि वो विलन है, वो सीधा बताती है कोई इफेक्ट नहीं है, जिसे रिसर्चर को क्या करना होता है, उसे डिस्प्रूव करना होता है ताकि उसकी जो थ्योरी है वो सही प्रूफ हो जाए। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक हीरो का काम करती है, जो अपनी बात, मतलब जो ये बात करती है कि जिसे आपको प्रूव करना है रिसर्च वर्क में वो सही है ना। अब कभी का हर बारी जो है वो हीरो सही नहीं होता और हर बारी जो है विलन खराब नहीं होता है। तो इसलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब होता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, इट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। द वन इज नोन एज डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जब आपको पता है, जब आपको पक्का पता है कि आपका जो वर्क है उससे जो आपने रिजल्ट निकाला है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपको क्लियर आइडिया है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन शो करता है। क्या शो कर रहा है? इट शोज अ डायरेक्शन, क्या वो इंक्रीज है या वो डिक्रीज हो रही है जो आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। आपको डायरेक्शन पता है, जब आपको पक्की बात पता है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, कंफर्मेटरी है आपको, तो दैट इज नोन एज डायरेक्शनल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है जब आपको पता तो है कि भाई रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर पाते, आप डायरेक्शन नहीं बता पाते कि क्या वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज है आपको। लेकिन आपको पता तो है कि आपको पता है कि इफेक्ट आ रहा है, यू आर फाइंडिंग द इफेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो अच्छा होगा या फिर वो बुरा होगा, या अच्छा होगा या गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि एनर्जी ड्रिंक है ना, बहुत पीते हैं हम जब भी खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, एथलीट्स हैं, उनको एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद है। गैटोरेड आती थी, अब आप बताना मुझे कमेंट करके कौन कौन सी एनर्जी ड्रिंक आपने पी है। तो जो एनर्जी ड्रिंक है वो चेंज करेगी, एनर्जी ड्रिंक विल चेंज द स्प्रिंट टाइम, विल चेंज द, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, विल चेंज द स्प्रिंट टाइम, लेकिन जो टाइमिंग है उसकी, बट द टाइमिंग विल बी more or
लेस, ये फिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये आपका आ जाएगा नॉन डायरेक्शन में। आपको पता है कि भाई एनर्जी ड्रिंक जो है वो स्प्रिंट टाइम, मैं एनर्जी ड्रिंक पीऊंगा, मुझे जोश आएगा, मैं बड़ा तेज भागूंगा, लेकिन क्या वो ड्रिंक पीने से मेरी एनर्जी तेज हो रही है कि या मेरे को थकान महसूस होगी और मैं एनर्जी मेरी लो हो जाएगी, ये पता नहीं। पता ये पता है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है, स्प्रिंट टाइम में इंक्रीज, स्प्रिंट टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है ये तो पता है, सॉरी स्प्रिंट टाइम में इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है या घट रहा है ये नहीं पता, ये फिक्स नहीं है। इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में बता दिया। अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि नल हाइपोथेसिस ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि भाई जो नल हाइपोथेसिस है वो एक एजुकेटिव गेस का काम करती है, लेकिन साइंटिफिकली अगर हम बात करें, साइंटिफिक रिसर्च में जब भी साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को ही वैलिड मानते हैं, उसी को सच मानते हैं, क्योंकि उसको हमें गलत साबित करने के लिए मौका होता है, सफिशिएंट डेटा होता है। तो अगर हमें एजुकेटिव गेस देना है तो हम नल हाइपोथेसिस को ही स्टेट करेंगे, क्योंकि ये टोटली न्यूट्रल होता है, पूरी तरह से एकदम से न्यूट्रल होता है। देखिए कानून का ना एक नियम है, जो कानून है वो भी किसी नियम पर चलती है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कहा जाता है ना कि वो इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्टी नहीं उसको कंसीडर किया जाता। तो नल हाइपोथेसिस क्या करती है, नल हाइपोथेसिस उस मतलब मान लो कि एक आरोपी की तरह पे है जिसे कानून जो है वो स्टार्टिंग में इनोसेंट बोल देता है, ठीक है। यानी कि अब सिंपल रिसर्च की भाषा में बात करें तो रिसर्च शुरू होने से पहले हम ये मान लें कि वो कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई डाइट ले रहे हैं, उसका किसी के इफेक्ट पे असर नहीं पड़ेगा, उसने कोई भी गलती नहीं की है, तो हमने उसको पहले इनोसेंट मान लिया। लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो वकील का काम करती है। अल्टरनेटिव क्या काम करती है, वकील तरह है, जिसका काम क्या होता है, सबूत इकट्ठे करना, है ना, और वो प्रूफ करना चाहता है कि जो आरोपी है वो गिल्टी है। सिंपल सी बात है, यानी कि कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है। और अगर स्टैटिस्टिकली हम लोग बात करें, अगर हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको तो हम पहले तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डायरेक्टली टेस्ट तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो वेरीफाइएबल है, टेस्टेबल है, रिजेक्टेबल है ना, ये बात हमने पहले ही कर दी। तो अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिस्टिकली हमारा डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम हमेशा कहेंगे वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को वहाँ पे सच माना जाएगा। लेकिन अगर हमारा डेटा वीक है तो हम कहेंगे वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इस बारे में भी हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जो हम करते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये भी एक कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। चलिए इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। साइंस का भी एक रूल होता है, ठीक है। साइंस कहती है प्रूव मी रॉन्ग, मुझे गलत प्रूव करके दिखाओ, साइंस कहती है। और इसी को हम कहते हैं फॉल्स फायाबिलिटी। साइंस खुद कहती है, देखो कोई भी साइंस में तो कभी भी ये नहीं कहता कि 100% सच है, 100% ये सही है। डॉक्टर्स भी नहीं कहते, डॉक्टर्स भी खुद कहते हैं 99.99% जो है हमने अपनी तरफ बिल्कुल ठीक कर दिया, 0.01% भगवान के हाथ में, ऐसे कहते हैं ना। तो एक साइंटिस्ट थे कार्ल पॉपर के नाम से, उन्होंने ही बोला था कि साइंस कभी भी अपने आप को 100% सच साबित नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ गलत चीज़ों को गलत साबित कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो कि एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि दुनिया में जितने भी हंस हैं, हंस मतलब देखे होंगे ना आपने, स्वान जिसे हम कहते हैं, हंस वाइट कलर के होते हैं, काफ़ी जगह मिल जाते हैं, कहीं खेती खुती अगर कहीं चल रही है, अभी मक्की का सीज़न है इस समय, आप देखो खेतों में अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह जोत रहे हैं वहाँ पर भी आपको ये हंस दिख जाएंगे। तो अगर कोई कहे, फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहे कि दुनिया में जितने भी हंस हैं वो सब वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी हंस हैं, तो इसके लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ना दुनिया में हर जगह पे जाना पड़ेगा, हर कोने में जाना पड़ेगा, उसको दुनिया के हर हंसों को देखना पड़ेगा कि भाई वो वाइट कलर के ही है, कोई और कलर के तो नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना।
कि यार हर एक बंदा पूरी दुनिया घूम के आया सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई हंस दिखाओ मुझे कि ये वाइट कलर का है कि ये ब्लैक कलर का है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, इसीलिए ये जो हमारा जो गैस है ना वो सही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वहाँ पर नल हाइपोथेसिस ये कह देता है कि जो हंसों का जो रंग है कोई अनोखा बदलाव नहीं आता उनमें, ठीक है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, और अगर कोई एक रिसर्चर दुनिया में कोई भी एक रिसर्चर काले कलर का, काले रंग का, ब्लैक कलर का हंस ढूंढ के ले आए तो वो नल हाइपोथेसिस को उसी समय रिजेक्ट कर देगा, डिसप्रूव कर देगा, गलत प्रूव कर देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें हमेशा नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना चाहिए अपने रिसर्च वर्क पे। तो समझ में आया? होप कि आपको पता लगा हो कि नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। द नेक्स्ट टाइप इज सिंपल हाइपोथेसिस। थर्ड टाइप इट नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। देखिए सिंपल का मतलब क्या है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये वो हाइपोथेसिस होती है जो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है, बिल्कुल सीधा रिलेशनशिप बताती है। इसमें कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होता या किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। मतलब एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इन दोनों के बीच में सीधा सीधा कनेक्शन होगा। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, थर्ड फैक्टर ही नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करें कि एक वेरिएबल है हमारे पास ए, उसका इफेक्ट पड़ता है इस पे बी वेरिएबल पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और बात करें कि 30 मिनट्स की आप रोज क्या करते हो, आप रोज घूमते हो, रोज रनिंग करते हो। 30 मिनट्स का आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो। 30 मिनट्स ऑफ रनिंग इम्प्रूव्स या फिर इंक्रीज करता है क्या, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को अगर आप रोज 30 मिनट की रनिंग करते हो तो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस इंक्रीज होता है। तो आप ये क्लियरली आप कह सकते हो कि भाई किसका क्या इंप्रूव हो रहा है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम क्या देख रहे हैं, रनिंग इंप्रूव हो रही है, क्या देख रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को देख रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वो इफेक्ट इंक्रीज हुआ है। एक वेरिएबल एक ही है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो कि हाई प्रोटीन डाइट। आप बोल रहे होंगे जिम जुम मारे, शायद मैं जिम मारे ज़्यादा होते हैं ना अपने पास में, लोगों को शौक होता है कि जिम मारना, जिम मार के ये हो जाएगा, वो अच्छी बॉडी बन जाएगी। हाँ होती भी है, जिम मार के बॉडी अच्छी भी होती है, बट सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए। जो हाई प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट से क्या, जो आपका जो ये मसल है, मेरे तो है नहीं है, और हाई प्रोटीन डाइट खाने से आपके जो मसल्स हैं, बाइसेप्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मसल्स इंक्रीज, ठीक है। सिंपल है, हाई प्रोटीन, आप प्रोटीन ले रहे हो, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। आप क्या देख रहे हो, मसल्स के, मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, मसल। तो यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, दैट इज नोन है सिंपल हाइपोथेसिस। और इसके बाद आता है नेक्स्ट में, इन सिंपल के बाद है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, देखिए ये वो हाइपोथेसिस होती है जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताती है। एक में बताएगी तो सिंपल, दो में बताएगी तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब आप कह सकते हो कि ये मल्टीपल कारण हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और मल्टीपल रिजल्ट आ सकते हैं, अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक एथलीट वर्कआउट, क्या एक एथलीट वर्कआउट करने के बाद प्रोटीन शेक पीता है, क्या पीता है, प्रोटीन शेक पीता है, ठीक है, और 8 घंटे की नींद ले रहा है, कितने की, 8 आवर्स की वो क्या ले रहा है, नींद, यानी कि स्लीप ले रहा है, और उसकी जो मसल की रिकवरी है, क्या, उसकी मसल रिकवरी फास्ट हो रही है, ठीक है, और थकान भी कम हो रही है, फैटीग क्या हो रही है, कम हो रही है,
तो ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये एग्जांपल आ जाएगी कॉम्प्लेक्स की। अब देखिए इसमें अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढना पड़े तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक तो ये आ जाएगा प्रोटीन शेक, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छी नींद, ये जो नींद है ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और क्या क्या हो सकता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, नींद आ सकती है, फैटीग, फैटीग भी आ सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगी आपकी रिकवरी, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ गई आपकी, रिकवरी आ गई। अगर डिपेंडेंट रिकवरी फास्ट हो रही है, डिपेंडेंट है, लेस फैटीग, इसमें लेस फैटीग तो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर फैटीग कम हो रहा है, फैटीग लेस है, दैट इज नाउन एज आपका वो क्या बन जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो कितने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कितने सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दैट बिकम्स द कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। द नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। कैजुअल, देखिए अभी आती है एसोसिएटिव और कैजुअल हाइपोथेसिस के बारे में। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। ये कौन सी टाइप आ गई, फिफ्थ टाइप आ गई, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। देखिए एसोसिएटिव हाइपोथेसिस वो होती है जब हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहेंगे। देखो ये काज एंड इफेक्ट नहीं बताता, नंबर एक, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने वाला कौन है, आपका नल हाइपोथेसिस हो गया, वो बता देगा आपको। लेकिन ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता, मतलब ये नहीं कह रहा कि एक चीज की वजह से, एक वेरिएबल की वजह से दूसरी वेरिएबल जो है वो चेंज हो रही है या बदल रही है, ठीक है। ये कहता है एक साथ चेंज होते हैं, ये कहता है चलो एक साथ चेंज होते हैं, लेकिन कोई किसी का एहसान नहीं उतारेगा भाई। दोनों चलो एक साथ काम करते हैं मिलकर, लेकिन कोई एक दूसरे का एहसान नहीं चढ़ाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरी वजह से तेरा काम हो गया, तेरी वजह से मेरा काम हो गया। ये एसोसिएटिव हाइपोथेसिस नहीं बताता, ठीक है। सिंपल सी बात पता लग गई आपको। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस का मतलब एक ही मंत्र है, वो ये है कि चेंज टुगेदर, ठीक है। मतलब कि ये प्रेडिक्ट करता है कनेक्शन को या फिर रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बट विदाउट सेइंग दैट वन कॉजेज द अनदर। मतलब एक की वजह से दूसरा चेंज हो रहा है, ये बात बिल्कुल भी वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोले कोई कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एथलीट का बॉडी वेट और 100 मीटर के स्प्रिंट, ठीक है। एथलीट का जो बॉडी वेट और 100 मीटर स्प्रिंट टाइम में, 100 मीटर के स्प्रिंट टाइम में कोई इफेक्ट है। अगर एथलीट का बॉडी वेट लीन होगा तो वो तेज भागेगा, अगर एथलीट का बॉडी वेट वो ओबीज होगा तो वो उसकी नेचुरली 100 मीटर का स्प्रिंट टाइम ज़्यादा आएगा। तो ये कहने की बात है, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कहती है मिल के काम करें। अगर आपकी बॉडी वेट को लीन रखना है, एथलेटिक का रखना है, ठीक है, मीजोमॉर्फ रखना है, तो आपको स्प्रिंट की टाइम बड़ी अच्छी निकलेगी आपकी। लेकिन वही आपका ओबिसिटी होगा, ठीक ठाक मोटे होंगे मेरी तरह, है ना, तो आप जो 100 मीटर होंगे वो थोड़ा कम मार पाएंगे, सॉरी मतलब कम मार पाएंगे, स्पीड आपका जो टाइमिंग होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहें अगर आप जितनी देर तक ज़्यादा ग्राउंड में बिताएंगे, जितनी ज़्यादा देर आप ग्राउंड पे मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोचिंग करेंगे, उससे क्या होगा, आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। इंक्रीज प्रैक्टिस आवर्स, अगर आप प्रैक्टिस आवर को इंक्रीज करते हैं ग्राउंड में तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो भी इंक्रीज होगा। एक इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। इसी एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की वजह से लोग चाहते हैं कि उनके कोचिंग जो है, उनका कोचिंग स्टाफ एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोचिंग स्टाफ मेरा एक्सपीरियंस होगा तो हमारे जो मैचेस होंगे वो इंक्रीज होंगे, वो हमको सही गाइड कर सकते हैं, सही बातें बता सकते हैं। उसी प्रकार देखिए
थोड़ी तारीफ़ कर लूँ अपनी, क्योंकि मेरी तारीफ़ कुछ कम ही करते हैं लोग, तो मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है, मैं सेट भी क्वालिफाई हूँ, मैंने एमफिल भी कर रखी है, मैंने पीएचडी भी कर रखी है, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ हाइपोथेसिस के बारे में। तो दिस इज़ एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ओके। मतलब कह सकते हो कि दिस आर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, जैसे हम लोग हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मतलब एक खुश होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉरी सिक्स्थ पार्ट, दिस इज कैजुअल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव ने कहा कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, तो एसोसिएटिव कैजुअल हाइपोथेसिस वो होती है जो आपस में जुड़े हुए तो हैं। कैजुअल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कैजुअल सीधे तौर पे कहती है भाई एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि जो हमारा रिश्ता तो पक्का है, लेकिन मदद किसने करी है भैया, हमने, ओके। तो मतलब कहने का, जैसे जहां एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कह रही है कि हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड का काम करेंगे, कोई क्रेडिट नहीं लेगा, यहाँ कैजुअल हाइपोथेसिस कहती है कि एक की वजह से दूसरा जो है दूसरे में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, जिम में काफ़ी हैवी वर्कआउट करते हो और आप पानी नहीं पीते, पानी पीने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन हो गई है, तो अब वर्कआउट करने की वजह से आपके जो मसल्स में उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब थकान हो जाती है ना वर्कआउट। अब डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में, बॉडी इतनी लूज हो गई है, बॉडी में इतनी थकान महसूस हो रही है, फटीग आ रहा है, जिसके कारण आपकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं काम कर रही, वो उससे आप हैवी वेट आप नहीं उठा पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको पानी पीते रहना पड़ेगा जिम में। तो आपको समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो जो ये कैजुअल यहाँ पे हाइपोथेसिस कह रही है कि आप वर्कआउट के दौरान पानी पियो, क्या करो, पानी लो, वाटर इनटेक करो। वाटर इनटेक करोगे तो आपका जो मसल्स हैं, जो आपके जो मसल्स हैं, उनकी जो मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, मसल में ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के पीछे रीजन किसका है, पानी का। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका जो मसल्स है वो स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और जिम वाली देख लो, आप हफ्ते में अगर 3 दिन आप बाइसेप्स कर्ल्स मारते हो, रोज बाइसेप लगे हो, टनल मार रहे हो, 10 किलो का डंबल, 15 किलो का डंबल, लोग 20 किलो का डंबल मार रहे हैं, यूँ पकड़ के यूँ करते हैं या ऐसे नहीं करते, उससे क्या होता है, जो बाइसेप्स के जो कर्ल्स हैं, मेरे तो नहीं है बाइसेप्स के कर्ल्स, मेरे तो ऐसे ही हैं, खाली मांस चढ़ा हुआ। तो जो बाइसेप्स के जो कर्ल्स हैं, या फिर जो आपके जो ट्राइसेप्स की बात है, वो ट्राइसेप्स जो हैं आपके, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा अपने बाइसेप्स, मेरे तो है ही नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो जो बाइसेप्स के हैं वो बड़ी, बाइसेप्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, तो यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोज बाइसेप्स के हम कर्ल्स मार रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपके बाइसेप्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये है हमारा कैजुअल हाइपोथेसिस, यानी कि एक आपका एक वेरिएबल की वजह से अगर दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, आपका कैजुअल हाइपोथेसिस। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोनों को क्लियर समझाने के लिए, दोनों को मैं अच्छे से समझाने के लिए, कि एसोसिएटिव और आपकी कैजुअल हाइपोथेसिस के बारे में आप क्लियरली इसको डिफरेंस ला सकते हो बीच में। जैसे मैं कहूँ स्मोकिंग और एथलीट, स्मोकिंग एंड एथलीट, ठीक है, इन दोनों के जो एक स्मोक करोगे, स्मोक करने से क्या होता है, हमारे पता है फेफड़े जो हैं ख़राब हो जाते हैं, लंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। स्मोक कभी नहीं करना चाहिए, सबसे गलत बात है स्मोकिंग करना, ठीक है, स्मोकिंग कभी नहीं करनी चाहिए, इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, काफ़ी फिल्मों में लिखा होता है। स्मोकिंग एंड एथलीट के जो फेफड़ों की जो क्षमता है, यानी कि जो लंग्स कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी है, इनमें कोई रिलेशनशिप है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड एथलीट, और इन दोनों की जो लंग कैपेसिटी है इनमें क्या है, कोई रिलेशनशिप है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि आप स्मोक करोगे, आप स्मोक करोगे और आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो खराब हो जाएगी, ज़्यादा स्मोक करोगे लंग की कैपेसिटी खराब हो जाएगी, ये कौन सी हाइपोथेसिस बनेगी? अगर जो लोग कह रहे हैं कैजुअल हाइपोथेसिस बनेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या है, हम किसको देख रहे हैं, किसको इफेक्ट हो रहा है, लंग्स।
और क्या कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल? स्मोकिंग। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मोकिंग की वजह से हमारे लंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये बनेगा हमारा कैजुअल हाइपोथेसिस। और इसी के बीच में हम कहते हैं कि भाई हाँ, इन दोनों के बीच में अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो वो क्या बनेगी? वो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बनेगी। ये समझ में आया आपको फर्क? होप कि आपको समझ में आया हो कि हाइपोथेसिस में, इनमें कैजुअल हाइपोथेसिस में और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज, द नेक्स्ट थिंग इज एम्पिरिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, देखिए एम्पिरिकल हाइपोथेसिस बेसिकली तो ये मेडिकल टर्म में काफ़ी तरह यूज़ होती है। इसको हम वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? वर्किंग हाइपोथेसिस। जो मतलब ये वो हाइपोथेसिस है जिसको आप सिर्फ या लॉजिक या फिर किसी थ्योरी के आधार पर उसको सही नहीं बोल सकते आप, ठीक है। आपको रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली आपको इसको टेस्ट करना पड़ता है, इसका डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और ऑब्जर्वेशंस के जरिए आपको साबित करना पड़ता है। मतलब कहने का नो डेटा नो प्रूफ तो आप नहीं कर सकते। ये इसको हम ज़्यादातर पे मेडिकल या लेबोरेटरी लेबोरेटरी वर्क पे यूज़ करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड एविडेंस यहाँ पर होना चाहिए, रियल वर्ल्ड प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि जो स्पेशल ग्रिप रनिंग शूज़ होते हैं, जो स्पेशल ग्रिप वाले रनिंग शूज़ होते हैं, उसको पहनने से, वो आप पहनोगे तो जो आपका 100 मीटर का जो स्प्रिंट है, 100 मीटर की जो स्प्रिंट का जो टाइम है, मैं कहता हूँ कि 0.2 सेकेंड डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे थ्योरी नहीं देनी है, मैं थ्योरी पे गेस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा नहीं बोलूँगा कि भाई पहनो तो हो जाएगा कम। मुझे प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा पहन के क्या भाई वाकई में कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उसके बारे में। तो दिस इज़ द एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, यानी कि जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, जिन्हें हम लैब में यूज़ कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं, किसी मेडिकल फील्ड में यूज़ करना। दवाई है ना, दवाइयाँ, पैरासीटामोल खा लो, बुखार कम होगा, खा के पता लगेगा कि भाई हो रहा कि नहीं हो रहा, किसी को कहने पे नहीं पता लगेगा। ओके, तो दिस इज अ एम्पिरिकल हाइपोथेसिस एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, राइटिंग मेरी गंदी है, आप ऐसे समझ लो, लेकिन मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको मेरी इसमें। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जब भी हम कोई अपनी नॉर्मल हाइपोथेसिस, यानी कि हम कहते हैं जैसे कि ट्रेनिंग से स्पीड बढ़ गई, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग से क्या होगा, जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जब हम कोई भी ऐसी नॉर्मल हाइपोथेसिस को मैथमेटिकल नंबर्स या फिर सिंबल्स या फिर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि एक कंप्यूटर या फिर कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर उसको चेक कर सके, उसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है ना, बेसिकली जो हमने सबसे पहली हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी ना, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि ये दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्योंकि आपको बताया कि ना, जो स्टैटिस्टिकल नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया कि H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या HA से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पर जगह यहाँ पे इसको म्यू ऐसे बोलेंगे कि जो μ1 है, जिस यू नहीं है, ये म्यू है, μ1 इक्वल्स टू μ2, मतलब μ1 इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। तो ये आपकी जो है ये नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर देगा, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कह देगा, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये एक एग्जांपल मैंने आपको सेट कर दिया है, आपको बताया इस बारे में। ओके, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कौन सी हाइपोथेसिस होती है? ये एक नॉर्मल हाइपोथेसिस है जो जिसे हम मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको या फिर हमारा कंप्यूटर या फिर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है वो इसको इंटरप्रेट कर पाए, डेटा को निकाल पाए। ये बेसिकली ये हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं, हमें कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं। इन्फ्रेंसेस या फिर कंक्लूजन्स को ड्रा करना पड़ता है, कहाँ से? बहुत बड़े पॉपुलेशन से, फ्रॉम द लार्जर पॉपुलेशन, फ्रॉम
लार्जर पॉपुलेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो कि बोलो कि 44% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 50% पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो यूथ है, यानी कि बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। तो जब आपको लार्जर पॉपुलेशन से कोई एक कंक्लूजन ड्रा करना है और वो मैथमेटिकली टर्म्स या स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से आप कराना चाहते हो, तो आप इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को यूज़ करोगे। यानी कि मैंने बता दिया, इससे आप क्लियरली आइडिया में निकाल सकते हो कि जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, दे आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हाइपोथेसिस। ये सब मैंने हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया है थोड़ा, मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि ईजी वे में आपको समझा पाऊँ। थ्योरी आप बुक्स भी पढ़ रहे होंगे, बुक्स भी पढ़ते होंगे, बुक्स में भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बुक को रीड करोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि क्या ये सही है कि नहीं है। ज़रूर जब मैं आपको बता रहा हूँ उसको एक बार आप भी रीड आउट करिए कि कोई चीज़ मुझसे भी गलत हो सकती है। मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही कहता हूँ, मुझसे भी गलत हो सकता है। मैं भी आप लोगों से सीखूँगा, आप लोग मुझसे सीखिए, मिल के सीखते हैं, मिल के फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना वो आपके हाथ में। अगर आपको सही लगे मेरी वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक करिए। कोई फोर्स नहीं, कोई ऐसे ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप आगे ज़रूर भेजिए किसी ज़रूरतमंद के पास जो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेरे टॉपिक समझ में आते हैं। तो मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी टाइप्स ऑफ रिसर्च वर्क पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।